बड़े जनजाति केवल प्रयास करता है। बाकी अगर कुर्मी को अगर आगे बढ़ना है तो कुर्मी को पढ़ना पड़ेगा और विनोद बिहारी महतो का जो राह है उस पर चलना पड़ेगा। अगर विनोद बिहारी महतो के राह पे अगर चलेंगे कुर्मी समुदाय तभी कल्याण होगा, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लिख के कुछ बढ़े, केवल आंदोलन से कुछ मिलने वाला नहीं। कि अमित शाह ही बोले हैं ये बात को कि कुर्मी को कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। जिस तरीके से झारखंड में ही देख लीजिए कि झारखंड में तो सरकार जो जेएमएम की सरकार आती है कि 1932 खतियान को लेके, लेकिन निभाती थोड़े है। उसके अलावा जो है यहाँ कई तरह की जो पार्टियां हैं वो भाषा संस्कृति का आंदोलन करती है, ठीक है, मतलब कि भाषा खतियान लंदर फंदर, लेकिन कहाँ कुछ होता है। रही बात लिस्टिंग और डी लिस्टिंग की बात, तो ये डी लिस्टिंग और लिस्टिंग कह दीजिए तो बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इसका आर्थिक लाभ लेने के लिए जातियां भी और सरकार भी उसको बड़ा मुद्दा बना दे रही है। क्योंकि देखिए संविधान में अगर आप देखिएगा तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में लिखा हुआ है कि आप कोई भी जाति मतलब कोई भी धर्म को मान सकते हैं और कोई भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए सरना सनातन एक हिसाब से, जैसे कि मैं बार बार कहता भी हूँ कि एक है भी और एक नहीं भी है, ठीक है। झारखंड राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब से अभी आप देखे होंगे कि सेंसस का प्रचलन जो आया हुआ है कि इस बार सेंसस होना है 26-27 को लेके, तब से आप एक तरफ देख रहे होंगे कि कुर्मी जो है कि वो अलग लेवल पे अपने आप में ही टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जो आदिवासी है वो अपने में ही उलझे पड़े हैं कि क्या करना है नहीं करना है, इस पे ही उलझे पड़े हैं। राज्य का कैसे भला हो, आदिवासियों को कैसे भला हो, कुर्मी को कैसे भला हो, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। और ख़ास करके जो राजनीतिक पार्टियां है वो तो और इस पे ज़्यादा तूल दे के और अपना राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इन्हीं विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अनूप महतो जी हैं और इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीक़ा से देख रहे हैं। अनूप जी, आप अपना परिचय देंगे हमारे चैनल में ताकि आपको जो है अच्छे से जान सकते हैं सभी कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता है कि आप एक ट्रस्ट चलाते हैं, लेकिन आपका उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, आप यहाँ कैसे आए, इस चीज़ थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ऐसा है कि हम तो एक साधारण परिवार से ही बिलोंग करते हैं, देखने से भी आपको लगेगा ही। और हम लगभग 15 साल पहले 2010 के आसपास राजनीति में आए थे और छोटा छोटा चीज़ करते करते आंदोलन सब में मतलब हिस्सा लेते हुए यहाँ तक पहुँचे। मेरा स्कूलिंग हुआ था यहाँ पे कांके में, +2 स्कूल है वहाँ से, और ग्रेजुएशन आपका रांची कॉलेज से किए हैं। अभी एमए कर रहे हैं, बीएड भी कर चुके हैं। और 17 आसपास से धीरे, जब वार्ड मेंबर हम बने थे, पंचायत चुनाव जब दोबारा हुआ था 2010 के बाद 15 में, तो वही समय से लगातार सामाजिक कार्यक्रम, चाहे प्रतिभा सम्मान समारोह हो, कमल वितरण हो और अन्य विभिन्न कार्यक्रम किया, और करते करते जो है यहाँ तक अभी पहुँचे और चल रहा है। ट्रस्ट बनाए, क्या उद्देश्य आपका रहा, क्या उद्देश्य है जो आप ट्रस्ट बना लिए हैं? ट्रस्ट बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों तक जाना। चूँकि मेरे गार्जियन टुंडी विधायक जो मुख्य सचेतक हैं सत्तारूढ़ दल के मथुरा प्रसाद महतो जी, तो वही हैं, तो वही हमको बोले कि आप ऐसा कार्यक्रम करते ही हैं, अलग तरह का सामाजिक कार्यक्रम, तो आप ट्रस्ट बना के कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट बनाकर लगातार, आप तो पिछले बार जुड़े हुए भी थे, पिछला जो लास्ट सीजन था उसमें, इसमें लगातार कमल वितरण हो, चाहे अलग अलग तरह के प्रतियोगिता हो बच्चों का, सरकारी स्कूल में कार्यक्रम सब किए। आप एक कुर्मी समुदाय से आते हैं जो कि झारखंड राज्य में एक बहुत बड़ा समुदाय है। कुर्मी समुदाय का जो अपना पहचान है वो अभी तक उसको मिला नहीं, लगातार संघर्ष किया जा रहा है। लगभग 75 साल से जो उसका हक अधिकार है वो नहीं मिला हुआ है। अब उसको बोल सकते हैं राजनीतिक षड्यंत्र बोल सकते हैं, या फिर जो रूढ़िवादी परंपरा को कुर्मी समुदाय हो सकता है कि बीच में छोड़ दिया हो और कहीं भटक गया था, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो है कि सेंसस चल रहा है, सेंसस को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जिसमें से कुछ लोगों का कहना है कि धर्म में सरना लिखना है, किन्हीं लोगों का कहना है कि हिंदू लिखना है, बहुत सारे लोगों का कहना है सरना पूजा स्थल है तो हम वो सरना क्यों लिखेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? और साथ ही जो पहले कुर्मी लिखते थे लेकिन अभी नाम को चेंज किया जा रहा है, कुडमी लिखा जा रहा है। पहले भाषा में भी कुरमाली होता था, अभी कुडमाली उसको बोल रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको तो हम
मतलब इस पर ज़्यादा मंथन नहीं किए हैं। अब बाकी जो हमारे जो समाज के बुद्धिमान लोग हैं जो जैसा बोलते हैं वो आधार पे जिसको जो करना है कर ले, लेकिन देखिए कितना आप कुछ कर लीजिएगा ना, तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो लोग जो सोचता है ना वही करता है। ठीक है, आप कितना आप कर लीजिए, अगर जिसको जो अधिकार मिला हुआ, आप कुर्मी का बात किए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो चाह के भी कभी अधिकार नहीं मिलने वाला है। और झारखंड में तो अभी आप कुछ देखे ही नहीं है। झारखंड में क्या है, कुछ नहीं हुआ है देखा जाए तो। जनजाति वाला मैटर में जाके जनजाति वाला मैटर में देखना है, मणिपुर में जाके देख लीजिए, ऐसी ही ठीक ऐसी ही हालत जो है कुकी और मितई समुदाय में हो रहा है। कितना बमबारी, कितना आदमी मर जा रहा है, कुछ गवर्नमेंट को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मेरा एकदम साफ ई मामले में कहना है कि हमारे जनजाति केवल प्रयास करता है, बाकी अगर कुर्मी को अगर आगे बढ़ना है तो कुर्मी को पढ़ना पड़ेगा और विनोद बिहारी महतो का जो राह है उस पर चलना पड़ेगा। अगर विनोद बिहारी महतो के राह पे अगर चलेंगे कुर्मी समुदाय तभी कल्याण होगा, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लिख के कुछ बढ़े। केवल आंदोलन से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो केंद्र सरकार की आपने बात कहा, तो केंद्र सरकार जो अभी बंगाल चुनाव चल रहा था वो बड़े बड़े स्टेजों में भाषण दिए कि कुड़माली भाषा को जो 8वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू करेंगे, तो क्या झारखंड के जो कुर्मी है उसको फायदा नहीं होगा? देखिए ऐसा है कि इस बारे में जो मेरा तर्क रहेगा, मतलब चूँकि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जो मुझे जानकारी है जब मैं टीवी सोशल मीडिया वगैरह में देखा हूँ कि अमित शाह ही बोले हैं इस बात को कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। अब रही बात शामिल करना नहीं करने की बात, तो ये बीजेपी सरकार कहिए या कांग्रेस सरकार कहिए या जेएमएम सरकार कहिए, कोई पार्टी भी कह लीजिए, जितने भी पार्टियां रहती है, जब चुनाव के समय में जो उनका जो मैनिफेस्टो रहता है उसमें सब लाखों करोड़ों का बात करती है। ठीक है, लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ को चुनाव के समय कहना और उसके बाद फिर उसको प्रभावी तरीके से लागू करना या तो सचमुच ही वो चीज़ करना आसान काम नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि अगर यही अगर कर दे तो हम तो चाहेंगे कि करे भी। मेरा तो अनुरोध भी रहेगा और आशा भी रहेगा, और मुझे विश्वास भी है कि ज़रूर जो है जो बीजेपी अबर जो बंगाल में जो वादा की है वो वादा को निभाए। लेकिन आप पिछला इतिहास को उठा के देखिएगा तो पार्टियां जो है वादा करती है लेकिन जल्दी निभाती नहीं है। जिस तरीके से झारखंड में ही देख लीजिए कि झारखंड में तो सरकार जो जेएमएम की सरकार आती है कि 1932 खतियान को लेके, लेकिन निभाती थोड़े है। उसके अलावा जो है यहाँ कई तरह की जो पार्टियां हैं वो भाषा संस्कृति का आंदोलन करती है। ठीक है, मतलब कि भाषा खतियान लंदर फंदर, लेकिन कहाँ कुछ होता है। जैसे वो जीतती है उसके बाद से तो मतलब पार्टी मतलब सत्ता में आती है, उसके बाद जो है वो मैटर में कुछ भी पूछिए तो लोग जो है घुमा फिरा कर जवाब देता है और वो लोग जो है अपना बात पे अडिग रहता नहीं। लिस्टिंग या डिलिस्टिंग जो भी मुद्दा है बहुत तेजी से इसको तुल दिया जा रहा है। कोई बोल रहा है डिलिस्टिंग होना चाहिए, कोई बोल रहा है कि लिस्टिंग ही नहीं तो डिलिस्टिंग किस चीज़ का। हाँ, अब देखिए रही बात लिस्टिंग और डी लिस्टिंग की बात, तो ये डी लिस्टिंग और लिस्टिंग कह दीजिए तो बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन इसका आर्थिक लाभ लेने के लिए जातियां भी और सरकार भी उसको बड़ा मुद्दा बना दे रही है। क्योंकि देखिए संविधान में अगर आप देखिएगा तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में लिखा हुआ है कि आप कोई भी जाति मतलब कोई भी धर्म को मान सकते हैं और कोई भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लिस्टिंग और डी लिस्टिंग जो सरकार के द्वारा जो लाभ मिलता है आदिवासियों को, वो लाभ लेने के कारण ही मुद्दा को बड़ा बना दिया गया है। कि अगर मान लेते हैं, अधिकतर का कहना है कि जैसे डिलिस्टिंग हो जाएगा, मान लेते हैं जो आदिवासी से अगर धर्मांतरित कर लिया है ईसाई लोग, अगर वे डिलिस्टिंग हो जाएंगे तो उनका लाभ उनको नहीं मिलेगा। यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो नीति निर्धारण किया हुआ है वही गलत किया हुआ है। देखिए यहाँ असल में जैसा कि बोला गया था कि 10 साल के बाद हर 10 साल में जो भी लाभ ले रहा है जो आरक्षण का, तो उसमें जो है बीच बीच में चेंज होना चाहिए था आर्थिक आधार पे। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है कि जो चीज़ एक बार जिसको जो मिल जाता है उससे वो हटना ही नहीं चाहता है। नहीं तो देखा जाए कि अगर आदिवासी वाला में आप जाइएगा एसटी कैटेगरी में, तो मेरा कहना है कि अगर कोई आईएएस बन गया है तो फिर उसको किस आधार पर आरक्षण मिलेगा। तो इसीलिए मेरा केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से निवेदन रहेगा कि अगर जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और अगर वे अब अमीर बन चुके हैं तो उनको तो आरक्षण को छोड़ना चाहिए। अगर वैसा आधार पर अगर देना शुरू कर दे आरक्षण तो लिस्टिंग डिलिस्टिंग का कुछ मतलब नहीं है। हाँ, अलग बात है कि
चूँकि यूपीए सरकार और एनडीए सरकार, चूँकि अभी वर्तमान में देखिएगा तो एनडीए केंद्र में एनडीए सरकार है और आपका झारखंड में यूपीए की सरकार है, तो ये लोग अपना जनाधार के आधार पर लड़ाई वो बना दिया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आपका सरना में क्या है कि सरना में आदिवासी लोग में से बहुत सारा आबादी ऐसा है जो कि वोट बैंक है केंद्र का, यानी कि एनडीए का, और जैसे ही ईसाई कन्वर्ट हो जाता है तो वो लोग जनरली यूपीए तरफ आ जाता है। तो उसके चलते जो है ये लोग लिस्टिंग और डीलिस्टिंग का मुद्दा बना दे रहा है। अब लिस्टिंग और डीलिस्टिंग में एनडीए सपोर्ट कर रहा है कि डीलिस्टिंग को इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लोग चाह रहा है कि वो लोग तो वोट बैंक मेरा है नहीं है, तो इसीलिए जो वो लोग को डिलिस्ट कर दिया जाए। और यूपीए चाह रहा है कि डिलिस्ट ना किया जाए, क्योंकि चूंकि मान लेते हैं ईसाई को जनरली माना जाता है कि वो यूपीए को वोट देता है, तो अगर डिलिस्टिंग हो जाएगा तो फिर वो धारा जो है कमज़ोर होने लगेगा, तो फिर वोट बैंक का बिखराव होगा। इस कारण से तो मिला जुला के लिस्टिंग और डिलिस्टिंग जो है मतलब जो जेन्युइन मुद्दा नहीं है, और ये लोग जो है केवल वोट बैंक के चलते इसको मतलब बड़ा मुद्दा बना दिया। सरना सनातन एक बोल रहे हैं कोई। अब देखिए सरना सनातन एक हिसाब से जैसे कि मैं बार बार कहता भी हूँ कि एक है भी और एक नहीं भी है, ठीक है। एक है अगर कह दीजिएगा कि अगर चूँकि इंडिया में तो डाइवर्सिटी है, विविधता है, कई तरह की जाति लोग रहते हैं और सब एक दूसरे का भगवान का इज्जत भी करते हैं, मतलब कि इज्जत सम्मान करते हैं, पूछते हैं, तो वो नज़रिए से कहिएगा तो सचमुच ही एक है। क्योंकि देखिए अगर आप कोई मंदिर में जाके लीजिए तो थोड़े वहाँ लिखा है कि मतलब कौन सरना वाला पूजा करेगा कि सनातन वाला पूजा करेगा, कौन पूजा करेगा, ये तो लिखा हुआ नहीं है। और वहाँ सब कास्ट के और सब धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वो नज़रिए से देखिएगा तो सरना सनातन एक है। लेकिन सरना सनातन एक है कह के अगर मान लेते हैं कि ये जो आदिवासी हो गए, जो निचला तबके के हो गए, अगर उसका हक अधिकार को अगर छीनने का आप अगर सोच रहे हैं तो वैसा स्थिति में सरना सनातन एक नहीं है, मतलब मेरे नज़रिए से। चुनाव आ रहा है जिला परिषद का, पंचायत का, क्या विचार है, चुनाव लड़ना है? देखिए मैं भी एक मतलब यहाँ का नागरिक हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, और भारत का जो भी नागरिक है उसको चुनाव लड़ने का स्वतंत्रता है। और मैं बराबर सामाजिक कार्य भी करते रहता हूँ, तो अगर मौका मिलेगा फ्यूचर में कभी भी पंचायत चुनाव में, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे मुखिया सरपंच हो या जिला परिषद हो, तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि जैसे कोई भी अगर इंसान चाहता है कि हमको किसी को हेल्प करना है, तो अगर वो राजनीतिक में नहीं आता है, अगर नॉर्मली रहता है, तो कितने लोगों को हेल्प कर सकता है? ज़्यादा लोगों को कर सकता है या राजनीतिक में आने के बाद ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकता है? नहीं, इसमें तो देखिए कोई डाउट नहीं है कि मतलब अगर आप राजनीति में नहीं रहिएगा तो कुछ को ही हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सीधा बात हो जाएगा कि अपना कमा के ही आपको मदद करना पड़ेगा। और राजनीति में ऐसा बहुत सारा मंच बन जाता है जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो नेता बनने के बाद में चूँकि वो लोग का सैलरी भी सीधा 2-2.5 लाख रुपए हो जाता है, उससे भी मदद कर सकते हैं। बहुत सारा विधायक लोग मदद भी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जैसे पावर आ जाता है तो आप थाना जाइएगा तो आपको विशेष तवज्जो दिया जाएगा। कोई गरीब के साथ अगर अन्याय हो रहा है थाना में, तो आप एक पद धारण किया हुआ व्यक्ति बैठेगा, वहाँ जाकर बात करेगा तो उसका वैल्यू कुछ अलग रहेगा। जिसका पद नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ अलग रहेगा। वही ब्लॉक में चले जाइए तो ब्लॉक में अगर आप पद में हैं तो बराबर, चूँकि मासिक बैठक भी होता है, जिला परिषद लोग का उप विकास आयुक्त डीसी के साथ में भी बैठक होता है, सरपंच लोग का ब्लॉक में भी बैठक होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतलब आप मूल्यांकन अगर कीजिएगा मतलब गणितीय मेथड से, मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, तो आपको पता चलेगा कि बिना पद में आप एक लिमिट स्तर से समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन पद होने के बाद तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ज़्यादा समाज सेवा कर सकते हैं। आप कौन सा पार्टी को सपोर्ट करते हैं? एक नया पार्टी बन के आया, कॉकरोच को करते हैं, बीजेपी को करते हैं, कांग्रेस करते हैं, जेएमएम, जेलकेम, किसको करते हैं? शुरू से देखिए मेरा सिद्धांत रहा है, मैं आपको सत्य बात अगर बता दूँ तो आज तक मैं कोई विशेष पार्टी को समर्थन किया ही नहीं हूँ, ना तो बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना जेएमएम को। मैं व्यक्ति विशेष पे समर्थन करता हूँ। जो भी कैंडिडेट आता है, जो अच्छा व्यक्ति रहता है, वो कोई भी पार्टी का रहे, मैं वही उसी को समर्थन करता हूँ। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि अभी मैंने बताया भी कि मैं कांग्रेस का विशेष समर्थक नहीं रहा हूँ, लेकिन सुरेश बैठा से लिंक रहा है बराबर। तो जो विधायक हैं उनसे मैं 13 साल से लगभग जुड़ा हुआ था और बराबर उनको सपोर्ट ही करता रहा हूँ। और दूसरी ओर देखिए ये कांग्रेस के हो गए, और कांग्रेस
के विधायक हो गए तो इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस के लिए नहीं, मतलब इनके लिए। दूसरा देखिए मथुरा जी से भी आप जानते हैं कि मेरा लिंक है, वो तो जेएमएम के हैं, लेकिन व्यक्ति अच्छे हैं तो उनके भी साथ में रहता हूँ। तो इसीलिए मैं कोई खास विशेष पार्टी में नहीं रहता हूँ, और इसीलिए मैं देखता हूँ कि यहाँ जो भी पार्टियाँ देखिए सब पार्टी से मेरा कनेक्शन भी रहता है, लेकिन कोई भी अनुचित लाभ लेना मेरा कोई मकसद नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्फत से कोई भी व्यक्ति का कल्याण हो, इसलिए मैं उन लोगों से जुड़ता हूँ और लोगों को मदद करवाने का प्रयास करता हूँ। भारत का जो सीपीआई है उसका कहना है कि जितने भी कानून व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं, जो लोग आरटीआई फाइल करते हैं, जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं, जो लोग राजनीतिक में आ रहे हैं, जो युवा लोग आंदोलन कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, ये तमाम लोग कॉकरोच है। तो अनूप जी, आप कॉकरोच है या नहीं? अब देखिए, हम तो केवल हम सुने हैं, मतलब सोशल मीडिया के मार्फत से सुने हैं कि कोई ऐसा बोला है। अब हम तो मतलब अपना आँख से जो है अभी तक डायरेक्टली उनका वीडियो जो बोले हैं उसको हम देखे नहीं हैं। अब अगर अगला बार जब अगर कभी देखेंगे तभी हम इसमें जवाब देंगे, नहीं तो हम कुछ जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम सुना सुनाया बातें में कोई बोल दिया कि उधर आया है मतलब बाघ, तो उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम देखते भी है कि सचमुच ही आया कि नहीं आया। तो देखने जाइएगा बाघ तो आपको छोड़ेगा? थोड़े है सामने से देखेंगे, साइड से भी देख सकते हैं ना। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आप हमारे साथ जो देख रहे थे, ये शख्स बैठे थे हमारे साथ इंटरव्यू किए, ये अनूप कुमार महतो जी हैं, और अपना जो भूमिका रहता है इनका हमेशा समाज सेवा सोशल वर्क में रहता है। बाकी आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर छोड़ें। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, जोहार।